हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने केमिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ों को हम समझेंगे। कल के अपने वीडियो में मैंने नील बोर के एटॉमिक मॉडल को बताया था। नील बोर ने केवल एटॉमिक मॉडल ही नहीं दिया और भी बहुत से काम किए। लाइक कुछ सिंपल एटम्स और आयंस के लिए इन्होंने कैलकुलेट किया स्टेबल एनर्जी लेवल की एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम किया। हाइड्रोजन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम किया। इसके अलावा हाइड्रोजन के जैसे वो आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन था, उनके लिए भी स्टेबल एनर्जी लेवल की एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम उन्होंने किया। और इसके लिए बोर ने एक इक्वेशन दिया। आपके स्क्रीन पे इक्वेशन दिख रहा है, बोर का इक्वेशन, बोर्स इक्वेशन, जहां En उस एनर्जी लेवल की एनर्जी है, N एनर्जी लेवल की एनर्जी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E इज रेज टू द पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, जहां पे आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसका वैल्यू, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है। कूलम्ब लॉ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में जो है कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस से रिलेटेड, पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स को बताते हैं। और उसमें इन्होंने इस कांस्टेंट का यूज किया है जिसका वैल्यू 9 × 10 इज रेज टू द पावर 9 जूल मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो उसका यूज किया इन्होंने इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z एटॉमिक नंबर है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ k के रूप में रख दिया गया है, एक कांस्टेंट के रूप में रख दिया गया है। और ये हो जाता है क्या, 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर। जूल में ये एनर्जी कैलकुलेट होती है, यानी SI यूनिट में इस इक्वेशन से हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट में, यानी कि पहले जो है अवस्था में ये इन्होंने कैलकुलेट किया और ये पाया कि इसका वैल्यू जब निकाला तो ये वैल्यू को रख के अगर हम कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे -2.179 × 10 इज रेज टू द पावर 18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। और इतना जूल एनर्जी जो है लगभग -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। एप्सिलॉन नॉट को भी आप जानते हैं कि ये परमिटिविटी है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिसिटी की परमिटिविटी है। और इसका भी वैल्यू फिक्स होता है 8.8542 × 10 इज रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर पर जूल। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये इक्वेशन दिया नील बोर ने। और नील बोर ने इस इक्वेशन के हेल्प से, जहां z इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, z इज इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए फॉर हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। तो इस 1 एटॉमिक नंबर के साथ, यानी z का वैल्यू पूरी तरह से 1 हो गया, तो हम यहाँ अगर 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसके लिए इन्होंने कैलकुलेट किया और पाया कि जो एनर्जी है वो 2.179 × 10 इज रेज टू द पावर -18 जूल के बराबर आती है, जो कि 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो
अब यहाँ अगर मान लो कि हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, जब एकदम से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू 1 होता है। ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू 1 होता है और इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, एक्साइटेड स्टेट की, तो इसके लिए n का वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, ओनली हाइड्रोजन के लिए n = 2 होता है। तो इस तरह से इस इक्वेशन के हेल्प से अगर हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का कैलकुलेशन करें, अलग अलग एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी क्या होगी, तो हम बड़े ही आसानी से उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे देखिए, अब ये एनर्जी स्टेट यानी E, और यहां पे एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर En का वैल्यू इन्फिनाइट हो, इसका वैल्यू जो हो वो n का वैल्यू जो है वो क्या हो, n = इन्फिनाइट। तो जब ये इन्फिनाइट होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, n² करते हैं, इस एनर्जी में n² करते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं क्या, 13.6 बाई इन्फिनाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट ही होगा, एनर्जी 0 होगी। अगर n = हम 5 रखते हैं, n = हम 5 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, -30.6 बाई 5 का स्क्वायर, यानी 13.6 को हम 25 से अगर डिवाइड करें तो 0.5 टाइम 125 110 और 4 टाइम, मतलब हमको मिलता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर n का वैल्यू हम 4 रख दें और तब कैलकुलेट करें तो -13.6 बाई 4 का स्क्वायर मिलता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये एनर्जी होती है -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, लगभग 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अगर n = हम 3 रख दें, अलग अलग एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n = अगर हम 3 रख दें तो ये हमको मिलता है -13.6 बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। इसी तरह n = अगर हम 2 रख दें तो फिर से हमको मिलता है -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। उस समय हमको एनर्जी जो मिलती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिलती है। और ये क्या है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जिस एनर्जी को लेके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये बाहर निकल जाता है, और यह जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। और n बराबर 1 जब रखेंगे तब तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये। तो इस तरह से ये जो n = 1 पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं हाइड्रोजन का। दिस इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
तो ये हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इस तरह से नील बोर ने हाइड्रोजन एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है, और उसी के जैसे दूसरे छोटे छोटे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के आयन को देते हैं, उनके लिए एनर्जी का को कैलकुलेट किया अपने इक्वेशंस के हेल्प से। इस इक्वेशंस को बोर का इक्वेशन कहते हैं, और बोर के इक्वेशन के हेल्प से ये पाया गया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, रेडियस को भी कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन के रेडियस को भी कैलकुलेट किया। तो आइए अब इसके बाद हाइड्रोजन के रेडियस को भी देख लिया जाए कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का कैलकुलेशन कैसे। तो रेडियस को भी कैलकुलेट किया, एनर्जी लेवल के रेडियस को भी नील बोर ने कैलकुलेट किया, और उसके लिए रेडियस के लिए इक्वेशन दिया रेडियस को कैलकुलेट करने का, n² h² × 4 एप्सिलॉन नॉट बाई 4 mze²। तो इस तरह से अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कांस्टेंट का वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू जो है कि हमने बताया 9 × 10⁻⁻⁹ वो फिक्स है। तो यहाँ ये ऊपर चला गया, मतलब k जो है वो 1/k का वैल्यू ये हो गया, 1/k का वैल्यू हो गया, n² h² 1/k रख दिया तो ये नीचे आ गया, 4 यहाँ हो गया, mze² रख दिया। तो इस तरह से अब जब इन्होंने कैलकुलेट किया सबके वैल्यूज को रख के, तो इनको एक वैल्यू मिला 0.529 n²/z × 10⁻⁻10 मीटर, ये रेडियस मिला। n जहाँ पे क्या है हमारा, n का वैल्यू ये एनर्जी लेवल है, ऊर्जा अवस्था है, और ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो n का वैल्यू 1 होता है। तो अगर n का वैल्यू हम 1 रखें और z एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता ही है हाइड्रोजन का, तो हो जाएगा 1/1, मतलब ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होगा, यानी कि किसका, एनर्जी लेवल का जो रेडियस होगा वो 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, या इसको कह सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस होगा। अगर हम ग्राउंड स्टेट से ऊपर चले, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेवल का रेडियस क्या होगा, वो होगा 0.529 × 2^² × 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स 0.529 × 4 × 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स 2.116 × 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से उन्होंने रेडियस को भी कैलकुलेट किया। सिर्फ रेडियस को ही नहीं, उन्होंने अलग अलग एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया। इस तरह से उन्होंने वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल में इक्वेशन दिया, nh/2πmRn जो बराबर हो जाता है 2πze² / 4 πε0 nh
के। और जब इनका वैल्यू रखते हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10⁻⁹ और 2 पाई का वैल्यू रखते हैं z जो कि एटॉमिक नंबर है, उसका वैल्यू रखते हैं 1 हाइड्रोजन के लिए। इलेक्ट्रॉन इसमें एक होता है, उस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं प्लैंक कांस्टेंट को यहाँ रखते हैं, और स्टेट प्लैंक कांस्टेंट को जब यहाँ रखते हैं तो हमको मिलता क्या है, या फिर प्लैंक कांस्टेंट को रखते हैं, इन सब के वैल्यूज को रख के अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलता है 2.186 × 10⁻⁶। यहाँ पे हो गया z जो कि एटॉमिक नंबर है बाई n। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए होता है 1 और एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में n का वैल्यू भी होता है 1 हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में। तो इस वैल्यू को रखें तो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन के लिए वो मिल जाती है 2.186 × 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड, जो कि बहुत ही अधिक है, बहुत ही हाई वेलोसिटी। तो ये कुछ चीज़ों को नील बोर ने कैलकुलेट किया, और आज के वीडियो में इतना ही। ये 3 चीज़ें हमने आज आपको बताई। एनर्जी को बताया, सबसे पहले एनर्जी के लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया नील बोर ने। दूसरा, अलग अलग एनर्जी लेवल के रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है एनर्जी लेवल में उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया। तो आज नील बोर ने जो जो कैलकुलेशंस किए उसको हम लोगों ने जाना, और इस कैलकुलेशंस के बेस पे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा उन्होंने दिया एटम का, जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा था उसको दिया, और अलग अलग सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम की फाइंड आउट की। इस सीरीज को अब अगले वीडियो में हम जो है डिस्क्राइब करेंगे, उस सीरीज के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके पहले का वीडियो किसी ने अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो में उसका लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग रेगुलर वीडियो को देखें, और सभी तरह के जो है केमिस्ट्री की तैयारी आप हमारे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि मैं किसी क्लास का स्पेशल केमिस्ट्री आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, टिल ग्रेजुएशन लेवल आपकी केमिस्ट्री तैयार होती हुई चलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।